महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार की गई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 12 दिन बाद मुंबई की सेशंस कोर्ट से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। राणा दंपति पर मुंबई पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने और राजद्रोह जैसा संगीन आरोप भी लगाया है। सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी। शर्तों के तहत राणा दंपति की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उस पर वो मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्हें केस की जांच में सहयोग देना होगा। जैसे ही राणा दंपति को कोर्ट से जमानत मिली, बीएमसी के अधिकारी उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए, ये पता करने के लिए कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण तो नहीं किया है। लेकिन फ्लैट बंद होने की वजह से ये अधिकारी वापस लौट गए। माना जा रहा है कि बीएमसी की ये कार्रवाई राणा दंपति पर दबाव बनाने की कोशिश है। राजस्थान के जोधपुर के जालोरी गेट इलाके में ईद के मौके पर हुए तनाव के बाद से कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ईद से पहली रात और ईद की नमाज के फौरन बाद 5 जगहों पर हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की है। इस सिलसिले में 133 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाके और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद ये कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा है कि एक भीड़ आती है जिसमें आगे डंडे लिए छोटे लड़के हैं, उनके पीछे से बड़े लोग भी आते हैं। घर के बाहर खड़े स्कूटर को तोड़ते हैं और फिर एक धार्मिक स्थल पर भी तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। इस दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मी कुछ कर नहीं पाते। हिंसक झड़पों के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। बीजेपी ने ईद के मौके पर इन सांप्रदायिक झड़पों को राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामी बताया है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई पीस कमेटी की बैठक में भी बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए। राजस्थान में 1 महीने के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से जुड़ी ये तीसरी घटना है। यूरोप के 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन भारत और नॉर्डिक देशों के दूसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी देशों के बीच आपसी सहयोग, कोरोना संकट के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और हरित विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों को भारत में निवेश, खासतौर पर सागरमाला प्रोजेक्ट में निवेश का न्योता दिया। बैठक में नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की। यूक्रेन पर हमले में निर्दोष नागरिकों की मौतों पर भी चिंता जताई गई। भारत ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए तुरंत युद्ध खत्म करने और विवाद का शांतिपूर्ण हल तलाशने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के आखिरी चरण में फ्रांस में हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भी यूक्रेन पर रूस के हमले का मुद्दा छाया रहेगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों उन 2 बड़े विश्व नेताओं में से हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में हैं। मैक्रों के फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने कांग्रेस की लीगल सेल के वकीलों का विरोध झेलना पड़ा। इन वकीलों ने चिदंबरम के खिलाफ नारे लगाए, काले गाउन दिखाए और उन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हमदर्द बताया। दरअसल पी चिदंबरम कलकत्ता हाईकोर्ट में मेट्रो डेयरी कंपनी की पैरवी के लिए आए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने याचिका दी हुई है। ममता सरकार ने मेट्रो डेयरी के शेयर एक निजी कंपनी को बेच दिए हैं, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी आधार पर कांग्रेस लीगल सेल के वकीलों का कहना है कि चिदंबरम को इस कंपनी के लिए पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेता होते हुए ये उचित नहीं है। वकीलों ने चिदंबरम को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जज्बातों से खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को धमकाने के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार बोरिया मजूमदार पर सख्त फैसला लिया है। इसके तहत बोरिया मजूमदार को 2 साल तक भारत में किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए प्रेस के सदस्य के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। 2 साल तक वो भारत में रजिस्टर्ड किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। उन पर 2 साल तक बीसीसीआई या उसकी सदस्य एसोसिएशनों की किसी सुविधा को लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
बोरिया मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने इंटरव्यू न देने पर भारतीय टीम के विकेटकीपर रहे रिद्धिमान साहा को धमकाया था। रिद्धिमान साहा ने नाम न बताते हुए एक पत्रकार पर खुद को धमकाने का आरोप ट्विटर पर सार्वजनिक किया था। इसमें कहा गया था कि पत्रकार ने इंटरव्यू न देने पर उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इस मसले के सामने आने के बाद बीसीसीआई की 3 सदस्यों की एक कमेटी ने जांच में आरोपों को सही पाया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का IPO पहले ही दिन 67% बिक गया। रिटेल कैटेगरी यानी खुदरा वर्ग में यह आधे से ज्यादा यानी 60% बिका, जबकि पॉलिसी होल्डर्स का शेयर करीब 2 गुना बिक गया। LIC के IPO में 9 मई तक निवेश किया जा सकता है। IPO से पहले ही LIC ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 5,627 करोड़ रुपए की उगाही कर ली है। LIC के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 17 मई को लिस्ट होंगे। केंद्र सरकार की योजना है कि वो LIC के 3.5% शेयरों की बिक्री से करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी। LIC के IPO का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। LIC के शेयर धारकों को प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि आम निवेशकों और LIC के कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी निवेशक न्यूनतम 15 शेयर्स का एक लॉट एक बार में खरीद सकता है।